हाँ भाई देखो, अब चुप रहो। लेसन नंबर 1 से लेकर और लेसन नंबर जो 13 है वहां तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, जिसको टिक लगाना है वो लगा सकता है। कोई ये नहीं बोलेगा ये क्वेश्चन कहाँ है, नहीं उसकी वहीं गर्दन तोड़ दी जाएगी। समझ में आ गया? तो लेसन नंबर 1 में चलो। हाँ भाई, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है वो हमारे पास पहला जो है, देखो मुश्किल है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि लगातार जो मैं देख रहा हूं 3-4 साल से, बैलेंस करना ही नहीं दे रहा, अगला दे ही नहीं रहा, चाहे फाइनल पेपर हो चाहे हाफ ईयरली हो, दे ही नहीं रहा बैलेंस करने वाला। तो थोड़ा इस पे कम फोकस करो, सीधे आ जाओ। अपने पास है एक तो भैया कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन, पहला टॉपिक लिख लो, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन, और डीकंपोजिशन के 3 टॉपिक है छोटे छोटे। कौन सा, कौन कौन से हैं 3? इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन, उसके बाद थर्मल डीकंपोजिशन, ये इस तरीके से। हाँ हो गया। ओ भाई साहब, दूसरी बार नहीं बोलूंगा, सुन ले, केवल सामने ध्यान होना चाहिए। हाँ हो गया। फिर उसके बाद देखो, चलो सेकंड पे, सीधा सीधा क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसके कम चांसेस है वो नहीं बता रहा, जिसको भैया पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं उसको सब कुछ करना है। ये केवल उसके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। हो गया। उसके बाद में लेसन नंबर 2 पे आओ, और 2 में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा भाई, इस टॉपिक में से तो कंफर्म क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, सीधा सीधा क्वेश्चन है इसमें से एक, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हो गया। फिर एक क्वेश्चन आएगा पीएच का, पीएच वैल्यू बताओ, पीएच वैल्यू, सारी पीएच वैल्यू याद होनी चाहिए। पीएच वैल्यू करवा रखा है ये रहा सब, जो अपने टेबल में दे रखा है वो का वो ही है बस। और उसके बाद में जस्ट पन्ना पलटोगे, एक और टेबल आएगी, सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स, टेबल नंबर 2.3, टेबल नंबर 2.3, सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। हाँ, और फिर सीधा सीधा जितने भी हमारे पास सॉल्ट हैं, सॉल्ट कौन कौन से सामने देख लो फटाफट, सॉल्ट कौन कौन से, इनमें से एक जरूर आएगा, या तो सॉल्ट NaCl, या दूसरा कौन था NaOH, तीसरा कौन सा था ब्लीचिंग पाउडर, वो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, फिर उसके बाद Na2CO3.10H2O बेकिंग सोडा, उसके बाद हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। ये सीधे सीधे इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल हो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लेसन नंबर 3, चालू है ना, बंद थोड़ी हुआ। हाँ, लेसन नंबर 3 जो है उसमें से क्या आएगा वो देखो, तीसरे में से अपने पास देखो एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे वो अपने पास सोनोरस हो, चाहे अपने पास मेलेबिलिटी हो, चाहे डक्टिलिटी हो,
चाहे अपने पास वो हो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, ये सारे जितने भी अपने पास प्रॉपर्टीज दे रखी ना, टॉपिक बोल रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसका एक क्वेश्चन पिछले साल भी ईयरली एग्जाम में भी आया है और अभी भी आएगा। फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 टेबल नंबर 3.1 के जस्ट नीचे अपन को दे रखा है ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी। ये है ना, ये पॉइंट 1 2 3 4 चारों पॉइंट, इन चारों में से एक क्वेश्चन आता है, चारों पॉइंट में से एक क्वेश्चन आता है, चारों पॉइंट में से एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पेज नंबर 41 39 पे जो तीन अपन को दे रखे ना, चार दे रखे हैं, चार पॉइंट छोटे छोटे लाइनें दे रखी है चार, वो। उसके बाद है अपने पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सीधा पूछे भाई, यहां से दो क्वेश्चन पूछेगा, या तो ऐसे बोलेगा व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जाम्पल दो दो, या तो ऐसे बोल देगा, या फिर ऐसे बोल देगा तुमको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के दो एग्जाम्पल लिखो सीधा। फिर उसके बाद आ जाओ भाई एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। और अगर सरकारी के हिसाब से अगर पेपर बनाएगा अगला, तो ये क्वेश्चन जरूर देगा कि सोडियम को हम केरोसिन के ऑयल में क्यों रखते हैं, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। फिर चलो आगे, हाँ एक ये इनमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, what happen when metal react with water। इसमें से ये पूछ लेगा भैया कौन से पानी के साथ, मतलब कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, कौन किसके साथ रिएक्ट करता है। मतलब ऐसे पूछेगा कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इस तरीके के। फिर उसके बाद आ जाओ एक्वारेजिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये एक्वारेजिया, फाइनल एग्जाम के लिए भी और अभी के लिए भी, एक्वारेजिया। फिर उसके बाद अपने पास आ जाओ, उसके बाद में है हाँ मिनरल्स और ऑर्स, छोटा एक नंबर का क्वेश्चन, मिनरल्स और ऑर्स में डिफरेंस, मतलब दोनों की डेफिनेशन, मिनरल्स और ऑर्स की डेफिनेशन, मिनरल्स और ऑर्स की डेफिनेशन, मिनरल हाँ केवल डेफिनेशन। फिर उसके बाद पूछ सकता है थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यूज की जाती है थर्मिट रिएक्शन। हाँ किसकी, समझा नहीं, एनोड मड, तो गैंग, हाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, गैंग और एनोड मड दोनों, गैंग और एनोड मड ये भी लिख लो, गैंग और एनोड मड। एक हमारे पास है अलोय, अलोय, जैसी पन्ना पलटोगे लास्ट में हमको दे रखा है एक तो गैल्वेनाइजेशन और एक अलोय, गैल्वेनाइजेशन और अलोय, गैल्वेनाइजेशन और अलोय। आ जाओ भैया चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 एक क्वेश्चन आएगा एलोट्रोप ऑफ कार्बन में से, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन चैप्टर नंबर 4, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एक आ सकता है डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, एक इसमें से जरूर आएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या देखो इधर सामने देखो, एक मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है भाई, स्ट्रक्चर से डायग्राम बनाना और डायग्राम से स्ट्रक्चर, ये कंफर्म है, ये बोर्ड एग्जाम में भी कंफर्म है और अभी के लिए भी कंफर्म है, ये हाफ ईयरली में स्ट्रक्चर से डायग्राम बनाना, डायग्राम से स्ट्रक्चर। पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ये कि डायग्राम से स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर से डायग्राम बनाओ।
फिर उसके बाद आ जाओ एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बोर्ड का एक और क्वेश्चन लो, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में से दोनों में से एक पूछेगा क्या, सुन लो ध्यान से। पहले बोलेगा एथेनॉल की प्रॉपर्टी बताओ और इसकी रिएक्शन लिखो, और रिएक्शन वो बोलेगा वही लिखना, सारी नहीं, खुद बोलेगा कि एथेनॉल की प्रॉपर्टीज लिखो और इसकी मान लो कि सोडियम के साथ रिएक्शन लिख दो, या फिर एथेनॉल की एथेनोइक के साथ में रिएक्शन, जिसको अपन एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और इसी के अंदर एस्टरिफिकेशन जरूर याद रखना थोड़ा, एस्टरिफिकेशन हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन है सोप और डिटर्जेंट का, जिसमें से है ना कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, एक तो मिशेल फॉर्मेशन आ सकती है, और एक सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस आ सकता है। सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, या फिर तेरे को अलग से बोल रहे लिखने के लिए, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस और मिशेल फॉर्मेशन। आ जाओ लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 नया एकदम चमकदार शानदार क्वेश्चन। व्हाट इज स्टोमेटा, एक्सप्लेन ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा, एक्सप्लेन क्लोज एंड ओपन स्टोमेटा। बहुत बार आ चुका है। ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा, हो गया। उसके बाद हाँ क्या हुआ, कौन रोक रहा है? 5th चैप्टर में ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। और उसके बाद में हमारे पास है फिगर नंबर 5.1 क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये डायग्राम, साथ में डायग्राम भी बताता जा रहा हूं। डायग्राम क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ, हो गया। फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो तुम्हारे पास क्या दे देगा, डायग्राम बनाओ, या फिर इसका कोई भी 2 पार्ट उठा के दे देगा और उसके बारे में बताओ। ये 2 क्वेश्चन कोई से भी सीधे सीधे आएंगे। डायग्राम टिक लगा लेना, डायग्राम नंबर 5.6 ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। हाँ फिगर नंबर 5.6 ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, हो गया। आगे चलो, अब मेरे पास ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, बाय वेरियस पाथवे, हो गया। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, हो गया। उसके बाद आ जाओ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, हो गया। अगला ब्लड का डबल सर्कुलेशन, ब्लड का डबल सर्कुलेशन, डायग्राम नंबर 5.11, डायग्राम नंबर 5.11, डायग्राम नंबर 5.11, हो गया। इसी का मतलब इसी का ही जो क्वेश्चन है वो डबल सर्कुलेशन वाला है, आ गया। अब गरीबों का क्वेश्चन देगा एक ब्लड प्रेशर, मतलब ऐसे बच्चों को भी तो टारगेट करना पड़ता है कि जो कर सके कुछ ना कुछ, तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं ब्लड प्रेशर वाला। फिर उसके बाद में क्या करना है अपन को, अपने जो आर्टरीज
वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस। अगला भैया क्या, लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ, लिम्फ, LYMPH। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। केवल एक्सक्रेटरी सिस्टम बोला है मैंने, नेफ्रॉन नहीं बोला है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, डायग्राम प्लस थ्योरी दोनों। और एक नेफ्रॉन का डायग्राम और कर लेना, इसके बारे में इतना वो मत करना। एक वो मैंने क्वेश्चन तुमको बताया था, याद हो तो, वैक्यूल वाला, कौन सा, कि गम और रेजिन कहाँ स्टोर होता है? ओल्ड जाइलम सेल भी आंसर है और सेल वैक्यूल भी आंसर है। ठीक है, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। डायग्राम नंबर 6.1 का ए, केवल ए, बी नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इससे पहले कहां था, यही तो है, एक ही बताया मैंने, चैप्टर नंबर 6 का केवल एक ही बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। और कौन सा, सॉरी, नेफ्रॉन का भी है, न्यूरॉन का भी है, सॉरी, नेफ्रॉन का भी है, न्यूरॉन का भी है। चैप्टर नंबर 6 में तो न्यूरॉन आ गया, चैप्टर नंबर 5 क्लास में नेफ्रॉन था। हो गया। अब कौन सा करना है, उसके बाद में अपन को ह्यूमन ब्रेन। भैया एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, ह्यूमन ब्रेन में से, ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद में टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन, जिसके अंदर मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। और मूवमेंट कौन सी, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिकल मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिकल मूवमेंट। और हार्मोन्स दोनों, एनिमल हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है प्लांट हार्मोन, क्योंकि कुछ नया पूछता है वो, प्लांट हार्मोन। चैप्टर नंबर 7 में आ जाओ। पूछेगा रीजनरेशन, रीजनरेशन, जो जो टॉपिक बोल रहा हूं वो पूरे ढंग से पढ़ लेना। एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके है ना एडवांटेज पूछता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज। और एक डायग्राम पूछेगा, लीफ ऑफ ब्रायोफिलियम विद बर्ड्स, फिगर नंबर 7.5, फिगर नंबर 7.5। उसके बाद में फिगर नंबर 7.7, 7.5 और 7.7 डायग्राम दोनों। 7.7 कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। उसके बाद में सीधा उड़ता हुआ क्वेश्चन, जो आएगा ही आएगा, हर साल आता है, एक साल छोड़ के एक साल, हर साल का मतलब एक साल छोड़ के एक साल। कौन सा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो वैसे 8th क्लास से याद हो जाना चाहिए था, 8th क्लास में भी था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, प्रिवेंटेशन के सर्जिकल मेथड। चैप्टर नंबर 8 में आ जाओ।
चैप्टर नंबर 8 सीधा क्वेश्चन क्या अपना मेंडल भाई साहब। कौन सा क्वेश्चन? मेंडल। और उसमें कौन सा क्वेश्चन अपने पास? गार्डन पी का साइंटिफिक नेम। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम। फिर उसके बाद अपने पास है Why should Mendel choose garden pea for his experiment? Why should Mendel choose garden pea for his experiment? मतलब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया? ठीक है। उसके बाद 3 लॉ कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोसमेंट, ये तीनों लॉ। और एक लास्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन। और अगले को अगर पूछना है ना तो जीनोटाइप फिनोटाइप और पूछ लेगा बस। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप वो इसी में आ गए ना सब। हाँ, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन भैया डायरेक्ट पूछेगा वो, सीधा सीधा इधर देखो सामने। एक न्यूमेरिकल तो फिक्स है। कौन सा न्यूमेरिकल? देखो, और बोर्ड एग्जाम में भी आता है, चाहे पिछले साल का पेपर उठा के देखो, उससे पिछले साल का देखो। कौन सा क्वेश्चन? एक न्यूमेरिकल पूछेगा भाई, कौन सा? या तो पूछेगा r बराबर 2f पर, या पूछेगा p बराबर 1/f पर, जो मीटर में होती है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और पिछले साल दोनों के दोनों आए थे। पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आए थे, और एक तो आता ही है हर बार कि r बराबर 2f, मतलब कुछ भी दे देगा। f दे दिया, r पूछ लिया, r दे दिया, f पूछ लिया, इधर p दे दिया, मतलब पावर दे दी, और क्या पूछ लिया? f, या f दे दिया, पावर पूछ ली। ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ अपने पास क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में आओ भाई अपने पास, मैं तुमको डायरेक्ट वैसे ही बता देता हूं। एक मिरर देगा, और सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा मिरर है। जैसे गिनती के देगा, गिनती के मतलब आज तक घुमा फिरा के देता है 3-4 चीजें। या तो वो क्या देगा? हमारी जो कार है उसका हेडलाइट देगा, है ना, या बैक मिरर देगा, पीछे की तरफ देखने वाले मिरर, या सोलर फ्यूनल देगा, या फिर हमारा क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं नहीं, शेविंग मिरर देगा। क्या देगा? शेविंग मिरर। तो घुमा फिरा के, है ना, जो पीछे वाले शीशे होते हैं ना, पीछे वाले मिरर जो होते हैं, उसमें तो होता है कौन सा? कॉन्वेक्स, और बाकी सब में क्या है? कॉनकेव। डायरेक्ट आंसर। हाँ भाई, उसके बाद देखो, उसके बाद भैया एक क्वेश्चन तो यहां से कंफर्म ही है। एग्जाम्पल नंबर 9.1, 9.2, 9.3, 9.4। एग्जाम्पल 9.1, 9.2, 9.3, 9.4। मतलब इस तरीके का देगा। हो सकता है वो वैल्यू चेंज कर दे, बाकी यही देगा। ये देने का मतलब, एक तो तुमको क्या बोलेगा भाई, 1/f बराबर 1, मतलब लेंस फॉर्मूला लगाना है एक तो, और एक मैग्निफिकेशन लगाना है, आंसर आ जाएगा। या फिर मिरर फॉर्मूला लगाना है या मैग्निफिकेशन लगाना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और एक तुम्हारे पास क्या है? रे डायग्राम वाला। कौन सा? रे डायग्राम। रे डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा। फिक्स है ये जो मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद एक एक ये जरूर आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होता है? एनएम बराबर क्या होता है? C/V। C की वैल्यू फिक्स है हमारे पास, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। या तो ये दे देगा, ये पूछ लेगा,
या ये दे देगा, ये पूछ लेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। फिर आ जाओ, फिर कुछ नहीं बचा है, पावर ऑफ लेंस हो ही गया। लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 10, सीधा क्वेश्चन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में से एक, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में से एक, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में से एक नियर पॉइंट और फार पॉइंट, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, एक एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, फिर उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, इन दो में से एक, या तो रेनबो फॉर्मेशन या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो फॉर्मेशन और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो फॉर्मेशन और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो फॉर्मेशन और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, सुनते जाओ एक बार, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, एस्ट्रोनॉट को ऊपर से देखने पर स्काई ब्लैक कलर का क्यों नजर आता है, और तीसरा डेंजर का साइन रेड कलर का क्यों होता है। ये तीन क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, एस्ट्रोनॉट ऊपर से जब देखता है तो उसको स्काई ब्लैक कलर का क्यों नजर आता है, और तीसरी बात, डेंजर का साइन जो होता है वो कौन से कलर से होता है, रेड कलर से। चैप्टर नंबर 11 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 11, इसमें मुश्किल है। हाँ पहले ये पढ़ो, आ तो कुछ भी सकता है। एक अपना ओम्स लॉ, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है भाई, ओम्स लॉ फिक्स है ये क्वेश्चन, और वो भी कैसा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये रहा एग्जाम्पल नंबर, कहाँ गया रे, 11.4 जैसा, एग्जाम्पल नंबर 11.4 जैसा ओम्स लॉ में, जिसमें एक वी दे देगा, एक आर दे देगा, फिर वी पूछ लेगा, आर पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, इस तरीके का ओम्स लॉ का हो गया। हाँ एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है। उसके बाद तुम्हारे पास एक इस तरीके का क्वेश्चन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक तुम्हारा इस पे, दो क्वेश्चन बता रहा हूं, इन दो पे जरूर क्वेश्चन आता है। इधर देखो, एक या तो इस पे आ जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, या तो इस पे क्वेश्चन, या फिर इस पे एनर्जी बराबर, एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। और ऐसा एक क्वेश्चन पता है कहाँ है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो लास्ट न्यूमेरिकल है ना उस तरीके का, 11.13, 11 पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 11.13, इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि व्यवहारिक चीज है, व्यवहारिक का मतलब है घर पे जो चीज यूज करते हैं उस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है। तो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, एग्जाम्पल नंबर 11.3 हो गया। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, हाँ
ये पूछेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक और सुन लो क्वेश्चन जो शायद मैंने तुमको भी 12 लेसन नहीं पढ़ाया इसलिए बता रहा हूं, पेज नंबर 197 पे टॉपिक 12.2 के जस्ट ऊपर है, नो टू फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है, नो टू लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। वो ऐसे कहना चाहता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर वो क्रॉस कर जाएगी ना तो दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। पेज नंबर देखो यहाँ के, अरे ये रहा टॉपिक नंबर 12.2 के जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ देखो, छोटा सा पैराग्राफ है 3 लाइनों का, उसको अंडरलाइन कर लो पूरे को। कर लिया? एक उसी में ही फिगर नंबर 12.4, फिगर नंबर 12.4 जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन। हो गया? उसके बाद राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कहाँ हट गया? किसने बोल दिया तेरे को? नई किताब में देख, मेरे पास नहीं है। राइट हैंड थंब रूल दिखने में पुरानी है लेकिन नहीं है, मतलब जब कोर्स चेंज हुआ है उसके बाद की है ये। राइट हैंड थंब रूल हो गया। फिर उसके बाद भैया सोलेनोइड, सोलेनोइड ये नहीं है, ये हट गया सब। सोलेनोइड नहीं, ये नहीं है, ये तो वो है राइट हैंड, फ्लेमिंग का है, फ्लेमिंग नहीं, ओनली राइट हैंड थंब रूल। कौन सा वाला? इधर देख, ये वाला, ये नहीं है, सॉरी, ये हाँ हो गया, सोलेनोइड हो गया। फिर उसके जस्ट नीचे दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, पेज नंबर 201 201 पे दोनों टॉपिक दे रखे हैं, सोलेनोइड और उसके जस्ट नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट 201। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लास्ट। और सुनो, ये जो है ना पिछले साल का 2025 के पेपर का एमसीक्यू या क्वेश्चन है भैया, एग्जाम्पल नंबर 12.2, इसको भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 12.2, अभी बताते जा रहा हूँ, लगा फिगर, फिगर का मतलब क्या होता है? फिर इतने बता दिए फिर भी बोल रही आता है क्या? मिनिमम भैया 2 और मैक्सिमम 4 डायग्राम आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और हाफ ईयरली में भी, दोनों में। तो ये चीजें जरूर इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना। 2 तो मिनिमम और मैक्सिमम 4। उसी इसके बाद इसी चैप्टर में दो टॉपिक और हैं, छोटे छोटे से, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट सारे मैंने लिखवाए हुए हैं, उनको देख लेना एक बार। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट लास्ट चैप्टर हमारा है लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 13 में सीधा सा क्वेश्चन, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। फिर आगे चलो, उसके बाद है फूड चेन, फूड चेन, फूड चेन। और एक डायग्राम है, कौन सा? ट्रॉपिक लेवल वाला, फिगर नंबर 13.2, फिगर नंबर 13.2, फिगर नंबर 13.2। फिर उसके बाद आ जाओ, दो है ना वो बता रहा हूं, कौन से? फुल फॉर्म, 2 फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। एक आ सकता है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी, और एक आ सकता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी का फुल फॉर्म।
एक तो CFC का फुल फॉर्म, एक UNEP का फुल फॉर्म, यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोग्राम, हाँ सॉरी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अरे तो देख ही लेना, मेरे से पूछ रही है। हाँ, उसके बाद में बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल, बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल, और उसके बाद लास्ट 4R। 4R, व्हाट इज 4R? 4R। और एक है ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल जो होता है ना, अगर उसमें से एक भी ट्रॉपिक लेवल को हम खत्म कर दे, किल कर दे, तो क्या होगा? हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? खत्म, स्वाहा तंत्र। ये जितने भी क्वेश्चन है भैया, सीधी सी पहले मैं बोल देता हूं, क्योंकि ये कोई वो वाली बात नहीं है ना, मैं ऐसा करता हूं कि भाई ऐसा कह दूं 100% आएगा, नहीं। सीधी सी गणित ये है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो इनको पढ़ लेगा तो आराम से 60-70 आराम से चला जाएगा। लेकिन जिनको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, इन टॉपिकों को तो ढंग से देखना ही है, और साथ में जो अपन ने पढ़ाया है पूरे साल भर वो जरूर करना है। केवल 2 चैप्टर हमारे रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर कौन सा 12, तो उन 2 को छोड़ दो, बाकी एकदम परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन कराई है मैंने। राहुल बंद कर दे।